साथियों, सहज ऑनलाइन यूट्यूब निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज एक नए अध्याय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लेकर आ रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान की अफवाह प्रणालियां, नदियां तथा जिले। तो चलिए साथियों, जुड़िए हमारे साथ। सबसे पहले एक मोटिवेशनल बात कि उलझनों से डरे नहीं, उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए बेहिसाब। जी हाँ साथियों, इन मुश्किलों से हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल चलते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो बात करते हैं राजस्थान की अफवाह प्रणाली, नदियां तथा जिलों की। प्राचीन जो मानव सभ्यता है, उनका विकास नदियों के ही किनारे हमें देखने को मिलता है। ये आपको अच्छे से ही विदित है कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, चाहे वो भारत की थी या विश्व की, उन सभी का विकास विश्व की नदियों के किनारे ही हुआ। आदि काल से ही जो मानव है, मानव के जीवन, संस्कृति एवं सभ्यता ही उसका क्या रही है, पोषक रही है। प्राचीन वैदिक जो सरस्वती नदी है, प्राचीन वैदिक जो सरस्वती नदी है, उसी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता पनपी, जिसके अवशेष वर्तमान में कालीबंगा हनुमानगढ़ में उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं। यह भी एक उदाहरण है कि विश्व की जो प्राचीन नदियां हैं, उनके किनारे क्या हुआ, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में, जैसा कि राजस्थान के मैप में हमने पीछे देखा था, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश थे, उच्चावच थे, कि जो अरावली है, यह बिल्कुल राजस्थान के मध्य में अवस्थित है। और जब यह राजस्थान के बिल्कुल मध्य में इस तरह से अवस्थित है, तो यह जो अरावली क्षेत्र है, यह राजस्थान, अरावली पर्वतमाला है, यह राजस्थान में महान जल विभाजक का कार्य करती है। यानी कि महान जल विभाजक का कार्य करती है। देखते हैं एक बार मैप से। जैसा कि उक्त मैप से प्रदर्शित है, यह मध्यवर्ती राजस्थान का अरावली क्षेत्र आ गया। और राजस्थान के बिल्कुल इधर पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर बात करें, तो यह जो अफवाह तंत्र है, यह अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाता है। यानी कि अपने राजस्थान के जो अरावली के अपने पूर्वी भाग में जो नदियां स्थित है, यह अपना जल कहाँ लेकर जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। और वहीं अगर अरावली के अरावली के इस भाग की बात करें, पश्चिमी भाग की बात करें, तो यह अपना जो जल है, यह अरब सागरीय अफवाह क्षेत्र है। यानी कि ये अरब सागर में यह नदियां अपना जल लेकर जाती है या अपने गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और वहीं कुछ आंतरिक प्रवाह की जल नदियां भी है राजस्थान में मौजूद। तो हमने अच्छे से मानचित्र में यह देख लिया है कि जो अरावली पर्वतमाला है, यह प्रदेश में महान जल विभाजक का क्या करती है, ये कार्य करती है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। जैसा कि राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं, यह बरसाती है। यानी कि वर्षा ऋतु आएगी तो ये प्रवाहित हो जाएंगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो ये अपना इनमें पानी नहीं आएगा। फिर बात करते हैं राजस्थान में जो नित्यवाही है, यानी कि जो वर्ष पर्यंत बहने वाली 12 मासी नदियां, इनकी बहुत ही कमी है, क्योंकि लगभग राजस्थान की नदियां क्या है, बरसाती है। राजस्थान में केवल इस फैक्ट को अच्छे से याद कर लें, चंबल नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है। राजस्थान में वर्ष भर प्रवाहित कौन सी नदी होती है, चंबल नदी। अब ना राजस्थान की जो नदियां हैं, इनको हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था
एक तो वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाती है, यार बिल्कुल राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वत, और जो इसके इस भाग में नदियां अपना जल लेकर जाती है चंबल नदी की ओर, तो ये इनका जल लास्ट में कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में। इस ओर लेकर जाने वाली जो मुख्य नदियां हैं उनमें जैसा कि चंबल नदी, बनास नदी और काली सिंध नदी। वहीं जो अरावली का इधर का भाग है, इधर जो अपना जल लेकर जाती है, यह जाती है अरब सागर में गिरती है यह नदियां। तो इनमें यह मुख्यतः माही, सोम, जाखम, साबरमती तथा लूनी। अब कुछ राजस्थान की नदियां हैं जो जिन्हें आंतरिक प्रवाह की जल नदियां भी कहते हैं। ये है अपना जल किसी सागर या महासागर तक नहीं लेकर जाती, यानी कि कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद यह नदियां विलुप्त हो जाती हैं। इनमें जैसे कांकनी, कांतली, साबी, घग्गर आदि प्रमुख नदियां हैं। अब हम इस तथ्य की बात करते हैं कि राजस्थान का जो 60% अपवाह क्षेत्र है वह आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान के जो 60% भाग पर जो प्रवाह क्षेत्र है नदियों का वो आंतरिक प्रवाह की नदियों का है, तथा 40% जो अपवाह क्षेत्र है वह समुद्री अपवाह क्षेत्र है, यानी कि 40% राजस्थान की नदियां ही समुद्र तक अपना जल लेकर जाती है। अब ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि पिछगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अच्छे से हम इनका अवलोकन करेंगे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। जैसा कि पूर्णतः राज्य में बहने वाली, यानी कि पूरी की पूरी राजस्थान राज्य में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी एवं सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है, बनास। एक बार पुनः कि राजस्थान में पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है, तो वह नदी है बनास। वह नदी कौन सी है जी, बनास। अब राज्य की सबसे लंबी नदी एवं सर्वाधिक सतही जल वाली नदी आ जाए तो कौन सी है, चंबल। और पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी आ जाए तो फिर क्या आएगा जी, फिर वह आएगा बनास। अब कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है कि राजस्थान में किस नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं, तो सर्वाधिक बांध बने हुए हैं किस नदी पर, उस नदी का नाम है चंबल। क्या नाम है जी, चंबल नदी पर राजस्थान में सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। फिर अगले तथ्य की बात करते हैं कि जो राजस्थान का कोटा संभाग है उसमें सर्वाधिक नदियां हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, तो उसका नाम क्या है, कोटा। और कोटा संभाग अब सर्वाधिक जिलों में जो बहने वाली नदियां है वह है चंबल, बनास, लूनी। कौन कौन सी, जो सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होती हैं, कितनी कौन कौन सी नदियां हैं, 3, चंबल, बनास एवं लूणी। और यह प्रत्येक 6 जिलों में बहती है। ये ध्यान रखना, ये पुराने जिले हैं राजस्थान के, 33 नए जिले में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर आगे बात करते हैं कि जो माही, सोम व जाखम नदियां, इनका एक त्रिवेणी संगम है। किस किस का, माही, सोम तथा जाखम नदियां, इनका जो त्रिवेणी संगम है वो होता है बेनेश्वर धाम पे। कहाँ होता है, बेनेश्वर धाम। और इस बेनेश्वर धाम को आदिवासियों का तीर्थ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नदियों के किनारे अवस्थित राजस्थान के प्रमुख नगरों की। जैसे चंबल नदी है तो चंबल नदी के किनारे राजस्थान में अवस्थित है कोटा, रावतबाटा, केशवराय पाटन। फिर जवाई नदी के किनारे स्थित है सुमेरपुर, पाली, एरनपुरा, शिवगंज, सिरोही तथा जालोर। और जो बैड़च नदी के किनारे स्थित है वह कौन सा है, वह जिला है जी चित्तौड़गढ़। बैड़च नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़। वहीं खारी नदी के किनारे आसिंद, गुलाबपुरा
और विजयनगर अजमेर आसिंद गुलाबपुरा भीलवाड़ा में और विजयनगर अजमेर यह खारी नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं जो बांडी नदी है, बांडी नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? पाली। और काली सिंध नदी के किनारे अवस्थित नगर है झालावाड़। फिर बात करते हैं बनास नदी की, पश्चिम बनास नदी की। तो पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थित है डीसा। डीसा कहाँ स्थित है? गुजरात में। और आबू रोड। वहीं लूनी नदी की बात करते हैं, लूनी के किनारे स्थित है बालोतरा तथा बाड़मेर। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है झालरा पाटन। कौन सा जी? झालरा पाटन। और बनास नदी के किनारे स्थित है नाथ द्वारा और टोंक। घग्गर नदी की बात करें तो हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ यह नगर स्थित है। अब हम नदियों का अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान की नदियां। उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान की नदियां, आइए इन्हें एक बार मानचित्र से देखते हैं। यानी कि राजस्थान के हम इस भाग की नदियों का अभी अवलोकन और अध्ययन करेंगे। जैसे घग्गर, कांतली, मेंथा और बांडी, सूकड़ी, खारी, लूणी नदी, इन नदियों का हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम राजस्थान की लूणी नदी की बात करते हैं। यह रही जी राजस्थान की लूणी नदी। अपवा अजमेर की नाग पहाड़ियां फिर नागौर में प्रवेश करती है। और यहाँ पाडलू गांव से जो निकलने वाली जोजड़ी नदी है वह एकमात्र जो लूणी के अपने लूणी नदी के दाईं ओर से मिलती है। और बाकी जैसे बांडी नदी है, देसूरी है, सूकड़ी है, और ये सारी की सारी लूनी में किस ओर से मिलती है? यह बाईं ओर से मिलती है। जैसे ये जवाई नदी है, तो ये सारी की सारी कहाँ से मिलती है? ये बाईं ओर से। और एकमात्र नदी कौन सी? जोजड़ी, जो अपने इसमें कहाँ से मिलती है? यह लूनी में दाईं ओर से मिलती है। तो चलिए एक बार अच्छे से अवलोकन करते हैं लूनी नदी का। इस लूनी नदी को लवानाद्री लवणवती नदी भी कहते हैं। हम अध्ययन करने हैं सबसे पहले राजस्थान के उत्तरी एवं पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों की। अगर हम लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ियां। और यह कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत अजमेर में। नाग पहाड़ियां, अरावली पर्वत अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद इसका बहाव क्षेत्र अजमेर से उद्गम हो गया, अभी अपने देख लिया। फिर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में यह नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में, जालोर में यह जालोर के बाद यह गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी जी? अपने लूणी नदी। एक बार चलिए इसको मैप के माध्यम से देखते हैं कि यह नदी कहाँ तक प्रवाहित होती है। यह लूणी नदी का मैप आ गया हमारे पास। और ये नाग पहाड़ आ गया, नाग पहाड़ अजमेर से यह इसका उद्गम है। फिर चली जाती है नागौर, नागौर और नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर जालौर, और इसके बाद कहाँ प्रवाहित हो जाती है? यह जाकर यह गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यहाँ साथियों अगर इस नदी की लंबाई की बात करें तो दोनों ही तथ्य याद रखने होंगे हमें। 450 किलोमीटर इस नदी की लंबाई बताई है एच.एम. सक्सेना साहब ने। और एच.एम. सक्सेना राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान का भूगोल, उस पुस्तक में लूणी नदी की जो कुल लंबाई है वो 450 किलोमीटर बताई है। लेकिन लूणी नदी की कुछ जगह जो लंबाई है वह 495 किलोमीटर भी दर्शाई हुई है। और यह पूर्णतः बरसाती नदी है। कौन सी नदी? लूणी नदी। कई बार एग्जामिनर क्या है, तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से असत्य या सत्य प्रश्न है। तो यह क्या है? पूर्णतः बरसाती नदी है। कौन सी? लूणी नदी। लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल पर इसे सागरमती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागरमती। और फिर ये गोविंदगढ़ पुष्कर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है सरस्वती। जब सरस्वती नदी इस लूणी में मिल जाती है, इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? लूणी। यानी कि उद्गम स्थल पर इसे क्या कहते हैं? सागरमती। क्या बोलते हैं? सागरमती। और सागरमती के बाद
गोविंदगढ़ पुष्कर से आने वाली नदी सरस्वती जब इसमें मिल जाती है, फिर इसका नाम क्या हो जाता है, लूणी नदी। और लूणी नदी का एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको अच्छे से याद कर लें कि बालोतरा बाड़मेर तक इस नदी का जो जल है वह क्या है, मीठा है। इस नदी का जल क्या है, मीठा है। और बाद में इस लूणी नदी का जो जल है वह खारा हो जाता है। और खारे होने का कारण क्या है कि बालोतरा के बाद इसमें नमक के कण आकर मिल जाते हैं। और नमक के कण आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, खारे होते हैं। इसी नदी पर जसवंत सागर बांध भी बना हुआ है। और इस जसवंत सागर बांध में लूणी नदी का ही पानी प्रवाहित होता है। और अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं कि लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुहिया एवं सागी। कौन कौन सी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुहिया और सागी। एक बार इसको वापस मानचित्र से देखते हैं अपने। कह रही जी, यह है अपने इसकी लूणी की सहायक नदियां जो इसमें अपना जल लेकर जाती है, बांडी, देसूरी, सूकड़ी, जवाई, समदड़ी। और इधर से दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी, जोजड़ी। जो लूणी नदी है उसके दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, जोजड़ी। कौन सी है जी, जोजड़ी। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जवाई नदी की। किसकी, जवाई नदी की। जवाई नदी का जो उद्गम स्थल है वो होता है गोरिया गांव की पहाड़ियां। किस गांव की पहाड़ियां, गोरिया गांव की पहाड़ियां। किस नदी का उद्गम स्थल है, जवाई नदी का उद्गम स्थल है। और यह जो जवाई नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है, गोरियागाम की पहाड़ियां। और गोरियागाम की पहाड़ियां स्थित है पाली व उदयपुर के निकट। कहाँ स्थित है, पाली और उदयपुर के निकट स्थित है। बहाव, इस नदी का जो जवाई नदी का बहाव क्षेत्र है वह पाली जालौर में सायला बिराना गांव के पास यह खारी नदी तथा बाड़मेर में लूणी नदी में जवाई नदी क्या है, मिल जाती है। और सुमेरपुर पाली में जो जवाई नदी है उस पर जवाई बांध बना हुआ है। कि सुमेरपुर पाली में कौन सा बांध बना हुआ है, जवाई बांध बना हुआ है। किस नदी पर, जवाई ही नदी पर बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं खारी नदी की। किस नदी की, खारी नदी की। अब खारी नदी है इसका उद्गम होता है शेरगांव की पहाड़ियों से मिलने वाले कई छोटे छोटे नालों से मिलकर इस नदी का निर्माण होता है। यार शेरगांव की पहाड़ियां आ जाए तो भी सही है, नहीं उसमें क्या छोटे छोटे नदियां नाले आकर मिल जाते हैं और फिर खारी नदी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जो खारी का अपवाह क्षेत्र है वह है सिरोही और जालौर जिला का समला गांव। और समला गांव में ये क्या करती है, यह खारी नदी किसमें मिल जाती है, यह जवाई नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, जवाई नदी में। फिर बात करते हैं सूकड़ी नदी की। किसकी, सूकड़ी की। और सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, लूणी नदी की। और सूकड़ी का जो उद्गम है वह होता है पाली जिले से। कहां से, पाली से। पाली में यह इसका अपवाह क्षेत्र है पाली, जालौर और बाड़मेर। बाड़मेर में एक स्थल है समदड़ी और समदड़ी गांव में यह लूणी नदी में मिल जाती है। कौन सी, सूकड़ी नदी। फिर हम बात करते हैं जोजड़ी नदी की। किस नदी की जी, जोजड़ी नदी की। जोजड़ी का जो उद्गम स्थल है वह है पोडलू गांव की पहाड़ियां नागौर। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल पोडलू गांव की पहाड़ियां नागौर। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह है नागौर तथा जोधपुर। क्या है, नागौर तथा जोधपुर। और जोजड़ी नदी पहले भी हम बात कर चुके हैं, अच्छे से ध्यान रखना। यह लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। बाकी अपने जवाई नदी, खारी नदी, जो बाकी इसकी सहायक नदियां हैं वो कहां से मिलती हैं, वो इसकी बाईं ओर से मिलती है। और यह एकमात्र नदी है दाईं ओर से मिलने वाली। कौन सी, जोजड़ी नदी। अब ध्यान रखना इसका एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, जोजड़ी नदी जो लूणी नदी है उसमें दाईं ओर से मिलती है। साथ ही यह जो जोजड़ी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ना वह अरावली पर्वतमाला नहीं है। लूणी की बाकी समस्त सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है वो अरावली पर्वत है,
लेकिन जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वह अरावली पर्वतमाला नहीं है। फिर हम बात कर रहे थे दक्षिणी राजस्थान की नदियों की, तो अब हम करने जा रहे हैं दक्षिणी राजस्थान की दूसरी नदी जिसका नाम क्या है, घग्गर नदी। और घग्गर नदी राजस्थान की क्या मानी गई है, आंतरिक जल प्रवाह की नदी इसे कहा जाता है। आइए एक बार मानचित्र पर इसे देखते हैं। यह रही जी घग्गर नदी। इसका जो उद्गम है वो शिवालिक पर्वत शिमला हिमाचल प्रदेश से होता है, और यह राजस्थान में टिब्बी के निकट तलवाड़ा झील के पास टिब्बी के निकट हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के बाद ये गंगानगर के सूरतगढ़ जिले में सॉरी गंगानगर के सूरतगढ़ अपने कस्बे क्षेत्र में, और सूरतगढ़ के बाद यह नवगठित अनूपगढ़ जिले में प्रवेश करती है। सामान्यतः जो घग्गर नदी है यह एक मृत नदी है, और ये बटनेर के पास अपना जल प्रवाहित करके विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब इस नदी में बाढ़ आती है, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, उस समय इसका पानी क्या है, अनूपगढ़ तक यहाँ पहुंच जाता है, और कई बार तो ये पानी और भी आगे पाकिस्तान तक चला जाता है। पाकिस्तान के ये फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है। चलिए अध्ययन करते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी की हम बात करें तो यह आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। इसका उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियां कालका शिमला से होता है, और यह पौराणिक सरस्वती जो नदी थी उसकी सहायक नदी मानी जाती है। इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है यह हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले में स्थित घग्गर का दोआब मैदान घग्गर एवं सतलुज नदियों के निक्षेपण से निर्मित है। यानी कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का में स्थित घग्गर का मैदान है वो दोआब अपने घग्गर एवं सतलुज नदियों से निर्मित हुआ है। राजस्थान में जो घग्गर नदी है इसका प्रवेश होता है तलवाड़ा गांव से। कहां से, तलवाड़ा गांव में, और तलवाड़ा गांव स्थित है टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़ में। आमतौर पर यह नदी बटनेर दुर्ग के आसपास ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब बहुत बढ़िया से शिवालिक में कालका शिमला में अच्छी से बारिश हो रखी हो तो बारिश में इसका जो जल है श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ तहसील और इसके बाद नवगठित अनूपगढ़ जिले तक पहुंच जाता है। इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है। साथ ही इस नदी का एक फायदा और है कि हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ एरिया, अनूपगढ़ एरिया, इसमें जो इस नदी का बहाव क्षेत्र है वहां चावल की भी खेती की जाती है, और चावल की खेती में इसका पानी बहुत ही उपयोगी है। किसका, घग्गर नदी का। और जब इस नदी में अक्सर क्या है, बाढ़ आती रहती है, बहुत चर्चाएं हो रखी है, और जब बाढ़ खूब इसमें आ जाती है तो बाढ़ का इसका जो पानी है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी पहुंच जाता है। और पाकिस्तान में घग्गर नदी को अकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकरा बोलते हैं। इसे मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है। घग्गर को क्या कहा जाता है, मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि वहां पर क्विज, विभिन्न प्रश्न तथा विभिन्न नोट्स प्रेषित किए जा रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं अगले बिंदु के साथ। धन्यवाद।